तो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सीपीयू आर्किटेक्चर। तो एक बार हमने सीपीयू आर्किटेक्चर अब समझ चुके हैं, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीपीयू कंपोनेंट्स। तो सीपीयू कंपोनेंट्स जैसे थोड़ा सा मैंने कल भी बताया था कि इसमें मेन जो सीपीयू के इंटरनल पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, मेनली वी हैव 3 कंपोनेंट्स। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट वैल्यू, और तीसरा है द इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, वो सॉरी सीपीयू के अंदर की मेमोरी। तो इस तरह सीयू, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड इंटरनल। तो अब जैसे इसमें डिवीजन दिख रहा है तुम्हें कि जो इंटरनल मेमोरी है सीपीयू की, वो फर्दर 2 पार्ट में होती है सीपीयू के अंदर। पहला फॉर्म तो ये है कि वो कैश मेमोरी के फॉर्म में होती है, और दूसरा इट इज इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स तुम लोग प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ भी चुके हो और जानते हो कि ये कंप्यूटर के अंदर सबसे फास्टेस्ट होती है। रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड द कंप्यूटर। ओके, और रजिस्टर के बाद कैश मेमोरी, देन प्राइमरी मेमोरी, देन सेकेंडरी मेमोरी, देन टर्शरी मेमोरी या ऑफलाइन मेमोरी। सो दिस हायरार्की विल बी फॉलोड, बट रजिस्टर्स जो मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर, यानी इनसाइड द सीपीयू, दैट इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। और अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरफेस सर्किटरी। अब एक तरह से इंटरफेस सर्किटरी कोई बहुत यूनिक पार्ट नहीं है, वो तो सर्किटरी तो पूरे मदरबोर्ड में होती है, पूरे कंप्यूटर में होती है। इंटरनल सर्किटरी जो प्रिंटेड बोर्ड होते हैं, जैसे मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी है, सीडी ड्राइव है, उसका अगर सर्किट देखो तो सभी में प्रिंटेड इंटरफेस सर्किटरी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सीपीयू के अंदर ही होती है, वो तो ऑल ओवर द कंप्यूटर, inside the motherboard and whatever components recently I named, इन सभी कंपोनेंट्स में इंटरनल सर्किटरी होती है। तो इंटरनल सर्किटरी जो है वो इंटरफेस सर्किटरी है, एक तरह से मेमोरी इंटरफेस सर्किटरी एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेस सर्किटरी। मतलब ये है कि सीपीयू हमारा मेमोरी से इंटरफेस करेगा, इंटरेक्ट करेगा, और आईओ डिवाइसेस से, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से, तो उसकी इंटरफेस सर्किटरी होगी ही होगी। आगे हम किसी लेक्चर में बात करेंगे इंटरफेस सर्किटरी की। ओके, तो नाउ इट्स द टाइम टू डिस्कस all the internal components of CPU briefly. So let's come to the control unit. So as I told briefly the previously and you also know, ये CPU का वो पार्ट है जो एक्चुअली चीजें होने के लिए, परफॉर्म होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो एक्चुअली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, फ्लो ऑफ सिग्नल्स। कंप्यूटर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक्स, so based on the signals, so it is the responsibility of control unit to generate the signals, or better we can say the signals related to control unit, that means control signals. तो इसके अंदर कंट्रोल एंड टाइमिंग सर्किट होता है जो सीपीयू के या कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है बाय जनरेटिंग द सिग्नल्स। कंप्यूटर के लिए या किसी भी पार्ट के लिए कंट्रोल यूनिट के अंदर टाइमिंग और कंट्रोल सर्किट ही सिग्नल्स को जनरेट करता है, और ये कंट्रोल यूनिट एक रेफरेंस सिग्नल
के अकॉर्डिंग वर्क करता है, जो कि हमारा प्रोसेसर क्लॉक है। जो प्रोसेसर क्लॉक है, जो हम बोलते हैं गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, इतने गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज। Previously, we were having the CPU of the order of megahertz, but nowadays we are having the computer with gigahertz. Okay, so that gigahertz is the frequency related to the internal clock. अब प्रोसेसर का टास्क क्या होता है कि जो ये ऑपरेशंस हैं उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके रखता है, जिनको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं या बेटर माइक्रो इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन हमारे एग्जीक्यूट होते हैं एक या एक से ज्यादा क्लॉक साइकिल में। जैसे 3 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का कंप्यूटर है, ओके, तो फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज है, इसका टाइम पीरियड निकालोगे तो वो नैनो ऑर्डर के नैनो सेकेंड के ऑर्डर का आएगा। ओके, टाइम पीरियड, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब तुम टाइम पीरियड निकालोगे तो दैट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड। तो जो एक टाइम पीरियड है, यानी जो एक रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हमारा टाइम आया स्लॉट, वो उसको हम बोलेंगे क्लॉक साइकिल। ठीक है, तो एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस को या माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में एक या एक से ज्यादा क्लॉक साइकिल यूज होती है सीपीयू की। मतलब एक क्लॉक साइकिल यानी एक टाइम पीरियड का जो टाइम है, उतना टाइम या एक से ज्यादा टाइम पीरियड यानी क्लॉक साइकिल। ठीक है, क्लॉक साइकिल इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मिनिमम यूनिट ऑफ टाइम फॉर द सीपीयू। ठीक है, जब जो कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। अब बात करते हैं हम कंट्रोल सिग्नल्स की। तो जो कंट्रोल यूनिट है वो हमारे, जैसे मैंने बताया कि कंट्रोल सिग्नल, जो आवश्यक कंट्रोल सिग्नल हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हैं, वो जनरेट करता है टाइमिंग सर्किट के अकॉर्डिंग। तो ये सिग्नल क्या करते हैं कि जो सीपीयू के अंदर के कंपोनेंट्स हैं, या एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल सिग्नल पूरे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के अंदर, सभी के लिए सभी के ऑपरेशन के लिए जो सिग्नल्स रिक्वायर्ड हैं, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द कंट्रोल यूनिट, द कंट्रोल सिग्नल। तरह के अंदर भी वर्क करता है और सीपीयू के बाहर भी वर्क करता है। ओके, तो इसमें जो लास्ट लाइन है कि orchestrate the various processor units participating in the execution of an instruction। किसी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के अंदर के जो कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं, उन सबको ये एक साथ यूनाइट करके रखते हैं। ओके, तो नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये डायग्राम है कंट्रोल सिग्नल और बसेस का। तो लेफ्ट में अगर देखोगे तो वी हैव द सीपीयू लेफ्ट में, और राइट में है मेन मेमोरी। अब सीपीयू मेन मेमोरी से ही इंटरेक्ट करता है, क्योंकि मेन मेमोरी को डायरेक्ट रीड कर सकता है। तो सीपीयू के अंदर इस डायग्राम में रजिस्टर शो हो रहे हैं। ठीक है, रजिस्टर कैन बी शोन बाय द बॉक्सेस, बॉक्सेस के थ्रू हम रजिस्टर को शो करते हैं। तो अब इस से इसमें कंट्रोल यूनिट भी होगा इस सीपीयू के अंदर, और एएलयू भी होगा। तो इससे हमारी ये लाइंस दिख रहे हो, फर्स्ट वन इज द एड्रेस लाइन, या हम ये कह सकते हैं एड्रेस बस। बस इसलिए कहते हैं कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी लाइंस। ओके, एक साथ जो रिबन होता है, जैसे हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क को उसमें कनेक्ट करता है मदरबोर्ड से, हार्ड डिस्क टू मदरबोर्ड कनेक्शन होता है।
CD ड्राइव टू मदरबोर्ड होता है और प्रिंटर टू मदरबोर्ड होता है, तो वो रिबन के फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे वायर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्स, तो उनको हम बसेस बोलते हैं। और मदरबोर्ड के अंदर भी, अंदर मतलब कि ऑन इट्स सरफेस वी हैव द डिफरेंट मैनी ग्रीन कलर लाइंस, स्मॉल लाइंस, अगर तुम गौर से देखो तो ऑल दीज आर द कनेक्ट कंडक्टिंग लाइंस which carries the signal, data, information, etc. ओके, तो अगर हमारी n एड्रेस बस, जैसे A फॉर एड्रेस बस, ओके, तो यहाँ n-1, 0 से n-1 दिखा रखा है, और ये n इटैलिक n लाइन में क्रॉस करते हुए n, इसका मीनिंग है कि n लाइंस आर देयर। अब एक बहुत सारी लाइंस को शो करना भी पॉसिबल नहीं होता है, तो अगर हम इटैलिक और उसमें वैल्यू लिख देते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये एक से ज्यादा लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मीनिंग है इसका। इसी तरह यहाँ पे नीचे डी फॉर, मतलब ये डी या डी जो भी सिंबल लेना, डी फॉर डेटा बस, मतलब डेटा बस से हमारा मतलब ये है कि दोज इंटरकनेक्टिंग लाइंस व्हिच कैरीज द डेटा। ओके, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ अभी 2 मिनट का। तो ये डायग्राम आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये मेन मेमोरी है, और मेन मेमोरी में बहुत सारी इंटरकनेक्टिंग लाइंस हैं। कुछ लाइंस हमारी कनेक्ट हैं सीपीयू से, जो कि एड्रेस बस से कनेक्ट है, कुछ डेटा बस से कनेक्टेड हैं। ये सीपीयू से रीड सिग्नल आ रहा है मेमोरी में, और ये राइट सिग्नल आ रहा है मेमोरी में, मतलब सीपीयू कैन रीड द मेमोरी एंड सीपीयू कैन राइट द मेमोरी। और तो अब ये एरो सब मेमोरी की तरफ है, देखो यहाँ जो ये लास्ट वाला सिग्नल आ रहा है कंप्लीट, कंप्लीट का मीनिंग ये है कि ये एक्नॉलेजमेंट मेमोरी भेजेगा सीपीयू को कि नाउ द ऑपरेशन इज कंप्लीट। ठीक है, कि रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन ये कंप्लीट है, ये सिग्नल भेज देगा। अब ये मेन मेमोरी है, तो यहाँ एड्रेसेस हैं, मेमोरी में तो एड्रेसेस ही होते हैं, जानते हो। तो इसमें 0 से लेकर 2 raised to the power n-1 एड्रेसेस हैं। अगर n एड्रेस लाइन है सीपीयू में, सीपीयू टू मेमोरी इंटरकनेक्टिंग, तो ये तुम जानते ही हो कि n इंटरकनेक्टिंग लाइंस 2 raised to the power n-1 या 2 raised to the power n टोटल एड्रेसेस को ये एड्रेस कर सकते हैं। तो अब इसमें आगे, अच्छा ये स्लाइड शेयर हो रही है? ठीक है, तो आगे चलते हैं। कंट्रोल लाइंस, तो जैसे एड्रेस लाइंस हैं और डेटा लाइंस हैं, इसी तरह कंट्रोल लाइंस हमारी सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है। तो जो कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर होता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट, बेसिकली जो सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट से और कंट्रोल यूनिट से बाहर, मतलब सीपीयू के अंदर भी और सीपीयू के बाहर यूनिट्स, सभी जगह कंट्रोल सिग्नल फ्लो होता है, और उसी सिग्नल्स के हिसाब से कोई भी पर्टिकुलर यूनिट एक्टिवेट होता है। ठीक है, इनर्जाइज होता है, एक्टिवेट होता है। तो जो ये कंट्रोल सिग्नल भेजा जाता है कंट्रोल यूनिट से कंप्यूटर के अंदर, तो उसके लिए एक कंपोनेंट होता है या एलिमेंट होता है सीयू के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंसर। तो सीक्वेंस में सिग्नल जनरेट करके भेजता है। जैसे रीड राइट सिग्नल है हमारा, तो रीड राइट सिग्नल क्या करता है कि ये मेमोरी को, मतलब मेमोरी से सीपीयू को इन्फॉर्म कर सकती है, ठीक है, रीड राइट के लिए।
then CPU will do the required action. अब इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट के लिए इनपुट क्या होता है जिससे कि वो आउटपुट के फॉर्म में कंट्रोल सिग्नल जनरेट करे। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या है, इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट और कंट्रोल सिग्नल एज ए आउटपुट जनरेट करता है। तो ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं वो माइक्रो ऑपरेशंस को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माइक्रो ऑपरेशंस हम नेक्स्ट चैप्टर में, सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे बाद में। तो जो ये बेसिक ऑपरेशन है, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस। इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, इसको भी हम पूरे चैप्टर मतलब सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे। कोई भी इंस्ट्रक्शन माना जाता है कि दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट वो जो ये डिटरमिन करता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कोई भी इंस्ट्रक्शन है सीपीयू के लिए, तो उस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि सीपीयू के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कि सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को देखकर कोई भी डिसीजन ले सके कि क्या टास्क परफॉर्म करना। तो इस तरह से जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन इन द सेंस कि हम लो लेवल इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन। तो मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन दो, जो उसकी कोडिंग है 0-1 का कॉम्बिनेशन, वो दो पार्ट में डिवाइड मानी जाती है। इसको हम पढ़ेंगे बाद में, है ना। बहुत सारी चीजें हमें अभी हमें पढ़ना है, अभी तो तीसरा चौथा लेक्चर ही है, ठीक है। तो वो सारी चीजों का डिस्कशन अगर पहले भी आ जाता है तो उस टाइम हम नहीं समझ पाते, तो हम पढ़ेंगे। इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली देन डोंट वरी, वी विल बी कमिंग एट दैट पॉइंट लेटर। तो इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है ऑपकोड और दूसरा होता है ऑपरेंड्स या एड्रेस पार्ट, ठीक है। हम उसको ऑपरेंड्स या एड्रेस पार्ट बोलते हैं। ऑपकोड ये डिनोट करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। इस तरह ये कंट्रोल सिग्नल की सेटिंग को डिटरमिन करता है। मतलब ये है कि ये क्या डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कंट्रोल सिग्नल की सेटिंग। और जो दूसरा पार्ट है वो है ऑपरेंड्स, जो रेफर करता है ऑपरेंड्स की लोकेशन यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स। अगर हम सिंपली बोले एड्रेस ऑफ ऑपरेंड्स की बात करते हैं। ओके, 5 सेकंड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब कंट्रोल सिग्नल भी दो टाइप से होते हैं, मतलब उनकी दो कैटेगरी है कंट्रोल सिग्नल्स की। एक तो हमारा ट्रांसफर सिग्नल्स है, दूसरे हैं बस कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। तो इनके बारे में बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें, एक्चुअली थोड़ा डीप में मैंने कुछ कुछ चीजें लिख दी हैं। तो बट सिंपली वी कैन टेक द वी कैन हैव द ओवरव्यू ऑफ दीस टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। तो ये ट्रांसफर सिग्नल्स हैं, उसमें इस तरह की चीजें आती हैं, मेमोरी रीड राइट है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ ट्रांसफर है या इंटरप्ट रिक्वेस्ट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ ट्रांसफर से मतलब कि जो ट्रांसफर हो रहा है, रीड या राइट, उसका एक्नॉलेजमेंट सीपीयू के पास पहुंच जाता है कि मेमोरी में डेटा रीड हो गया या मेमोरी से रीड हो गया या मेमोरी में राइट हो गया। और दूसरा बस कंट्रोल सिग्नल है, तो ये बस से रिलेटेड होता है, जो ट्रांसफर लाइन है, डेटा कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर लाइन उनसे रिलेटेड होता है। तो कंट्रोल सिग्नल कंप्यूटर द्वारा दो तरह से यूज किया जा सकता है, ठीक है। पहला तो सीपीयू के अंदर या प्रोसेसर के अंदर, और दूसरा प्रोसेसर के बाहर। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसर के इंटरनल फंक्शनिंग के लिए यूज होगा,
प्रोसेसर के बाहर, जो प्रोसेसर के बाहर बाकी सारी डिवाइस है, जैसे एक्सटर्नल कैश मेमोरी है, मेन मेमोरी है, रोम है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी ड्राइव है। अब तो जैसे आज के टाइम ऑब्सोलीट है फ्लॉपी ड्राइव। तो जो सीपीयू के अंदर कंट्रोल सिग्नल यूज होता है वो इस तरह के ऑपरेशंस के लिए परफॉर्म होता है। सीपीयू के अंदर क्या होता है कि रजिस्टर के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है, एएलयू के अंदर ऑपरेशन भी होता है। ओके, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, मैं भी क्लास ले रहा था, आइए, बच्चे ही जरूरत हो तो स्टॉप करो। ठीक है, वो सावन जी आए थे तो। हम्म, हाँ, मैं बता रहा था कि कंट्रोल सिग्नल जो सीपीयू के अंदर यूज होते हैं वो सीपीयू के अंदर के जो ऑपरेशंस हैं, जैसे रजिस्टर के अंदर कोई ऑपरेशन है, रजिस्टर के अंदर डेटा ट्रांसफर है, या एएलयू का ऑपरेशन है। मेनली एएलयू के ऑपरेशंस तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अब ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कुछ लेक्चर बाद कि जो जो कंट्रोल सिग्नल हैं और डेटा मेमोरी से सीपीयू के अंदर कैसे ट्रांसफर होता है, ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी लेटर। ठीक है, तो एएलयू के अंदर डेटा यानी मैनिपुलेट होगा, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी ऑपरेशन होगा, उसके बाद फिर ये मेमोरी में जाएगा रिजल्ट। और प्रोसेसर के बाहर, एक्सटर्नल टू प्रोसेसर, प्रोसेसर के बाहर बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे डेटा मेमोरी आईओ मॉड्यूल के बीच एक्सचेंज हो रहा हो, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में डेटा आ रहा हो। ठीक है, बहुत सारे जो सीपीयू के बाहर वाले ऑपरेशन हैं उन सभी के लिए जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं किसी भी डिवाइस से। अब जैसे आईओ मॉड्यूल लिखा ना, इसका मतलब ये है कि किसी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा मेमोरी में आ रहा हो। ओके, फिर दूसरा पार्ट है इसका सीपीयू का, वो है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ओके, तो एक तरह से एएलयू जो है वो सीपीयू के लिए इनबिल्ट प्रोसेसर है, सॉरी, इनबिल्ट कैलकुलेटर। सीपीयू के लिए, कंप्यूटर के लिए इनबिल्ट कैलकुलेटर है, जो कि सारे कैलकुलेशंस, जो भी हमारे कैलकुलेशंस परफॉर्म होते हैं, कंपैरिजन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, एंड और, तो ये सारा इम्प्लीमेंटेशन जो भी है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एएलयू। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। तो एएलयू ऑपरेशंस, ऑब्वियस सी बात है कि एएलयू को जब दो इनपुट मिलेंगे या एक इनपुट मिलेगा तो उन पर कोई ऑपरेशन ही परफॉर्म करेगा। तो एएलयू दो इनपुट लेता है एक तरह से। तो दो इनपुट डेटा गिवन होंगे एएलयू को। तो एएलयू क्या करेगा कि अब रजिस्टर्स के बीच में डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर, और उसके बाद रजिस्टर से फाइनल डेटा एएलयू में आएंगे पोर्ट से। ठीक है, तो सीपीयू की इंटरनल मेमोरी यानी रजिस्टर्स के साथ ही वर्क करेगा एएलयू हमेशा। दो रजिस्टर्स एएलयू के इनपुट पोर्ट से कनेक्ट होते हैं तो उनके साथ ये परफॉर्म करेगा। और जब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा एएलयू के अंदर तो वापस ये फिर उन वैल्यूज को रजिस्टर, किसी एक रजिस्टर में भेज देगा, जो वो रजिस्टर आउटपुट से कनेक्टेड होगा एएलयू के आउटपुट पोर्ट से, और उस रजिस्टर से फिर डेटा वापस मेन मेमोरी में पहुंच जाएगा। तो एएलयू और सीयू में दोनों में थोड़ा डिफरेंस क्या है, मतलब मेनली वो मैंने यहाँ लिखा है कि एएलयू में दो इनपुट पोर्ट होते हैं, तो दो ऑपरेंड्स के लिए, और सिंगल ऑपरेंड भी आ सकता है, कभी कभी कुछ ऑपरेशन सिंगल ऑपरेंड पे भी होते हैं। एक आउटपुट पोर्ट होगा, मतलब ये आउटपुट पोर्ट और इनपुट पोर्ट यहाँ रजिस्टर के लिए फॉर्म में होते हैं, तो आउटपुट एक ही प्रोड्यूस होगा। तो जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो वैल्यू, कमांड्स, डेटा सिग्नल के फॉर्म में एएलयू को मिलेंगी,
इनपुट पोर्ट पे, और उसके बाद ये एएलयू को मिलने के बाद एएलयू प्रोसेस करेगा और आउटपुट पोर्ट पर सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये पोर्ट है वो रजिस्टर के फॉर्म में होंगे। तो कोई जो स्पेसिफाइड फंक्शन है, मतलब कौन सा टास्क या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है, जो कि ऑप कोड से डिसाइड होगा। जैसे 2 नंबर को ऐड करना है या चेक करना है 2 नंबर इक्वल है या नहीं है। तो कंप्लीट प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट आ जाएगा और आउटपुट में जो रिजल्ट मिला वो मेमोरी में वापस चला जाएगा। अगर मेन मेमोरी में वापस हो जाएगा, वापस चला जाएगा। तो इस तरह ये एएलयू का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। इसका छोटा सा डायग्राम भी है एएलयू का, इस तरह कि वैसे तो कंप्लीट सर्किटरी होती है, लेकिन ये जो मेन पार्ट्स हैं वो ये है कि एएलयू का डायग्राम यानी सिंबल ये होता है, एएलयू का सिंबल ये है। तो इसमें 2 ऑपरेंड एज इनपुट मिलेंगे, एक रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद ये फ्लैग लिखा है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। शायद तुमने पढ़ा हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। दीज आर फ्लैग रजिस्टर्स। और ये फंक्शन है कि कौन सा फंक्शन, कौन सा सिग्नल इसको यहाँ कंट्रोल यूनिट से मिला है, तो वो स्पेसिफिक यूनिट इसके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। तो जो एएलयू का स्ट्रक्चर होता है ये एक तरह से बहुत सारे यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होता है एएलयू। जैसे एडर है, सबट्रैक्टर है, मल्टीप्लेक्सर है। जैसे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होना है तो एडर इसके अंदर जो एएलयू के अंदर है वो वर्क करेगा। सब्ट्रैक्शन होना है तो सब्ट्रैक्टर वर्क करेगा। मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लेक्सर है, कंपैरेटर है, ये सारे यूनिट्स एएलयू के अंदर होते हैं एक सिंगल सर्किट में, जो डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। कुशवाहा जी, अच्छा, आइए बैठिए। हाँ, एक्चुअली क्या है, ओके, तो मैं बता रहा था कि एएलयू इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है। एक ही सर्किट में सारी सर्किट्स होते हैं जिनसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ओके, तो एएलयू के पास सर्किटरी होती है जो अरिथमेटिक, लॉजिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, कोई भी ऑपरेशन है वो एएलयू परफॉर्म करता है। एएलयू हमारा एक सिंपल सर्किट है, कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल सर्किट। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा भी होगा तुमने कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है। ओके, तो एएलयू जिसमें क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट ये पढ़े हुए हैं तुमने दोनों। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारा बेसिकली क्या होता है, एंड और नॉट गेट्स और बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट होते हैं। और जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है एएलयू का, उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एडर है अगर एएलयू के अंदर, वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होंगे, तो एडर विल टेक इनपुट या ऑपरेंड, और इधर से एक इनपुट आया, एक कंट्रोल सिग्नल आया, और इसमें आउटपुट आएगा एडर से और कैरी आएगा।
अगर सब्ट्रैक्टर है तो उसमें आउटपुट और बोरो आएगा, ठीक है। और इधर मल्टीप्लेक्सर है, तो ये सभी कंट्रोल सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स करके एक साथ इसको भेजता है, एडर को। तो अब इसमें क्या है कि डेटा एंड कंट्रोल इनपुट्स, जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है एलयू के अंदर, वो दो इनपुट लेता है, डेटा इनपुट और कंट्रोल इनपुट, और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो कंट्रोल इनपुट क्या डिसाइड करता है कि ये डेटा इनपुट के साथ क्या होना है, ये डिसाइड करता है, मतलब कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, ठीक है। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है एलयू का इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब इसमें स्टेटस फ्लैग है एलयू के अंदर, शिफ्टर है, कॉम्प्लीमेंटर है, अरिथमेटिक एंड बुलियन लॉजिक है, और एलयू के बाहर ये इंटरनल सीपीयू बस है। बस के थ्रू सीपीयू के अंदर या बाहर सभी कंपोनेंट्स कम्युनिकेट करते हैं। बस जो मैंने बताया कि सर्किटरी में भी इंटरनल लाइंस हो सकती हैं, या रिबन के फॉर्म में बड़े बड़े जो यूनिट हैं, हार्ड डिस्क वगैरह, वो रिबन के फॉर्म में मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं, और मदरबोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट्स है जैसे सीपीयू रैम का कम्युनिकेशन है, या सीपीयू के अंदर, वो सब इंटरनल इंटरकनेक्टिंग लाइन से होता है। इधर कंट्रोल यूनिट है। तो स्टेटस फ्लैग जो अभी मैंने बताया था, दीज आर बेसिकली द रजिस्टर्स। शिफ्टर इज द शिफ्ट रजिस्टर, कॉम्प्लीमेंटर पढ़ाई है, और अरिथमेटिक एंड बुलियन लॉजिक, ये अरिथमेटिक और बुलियन ऑपरेशंस के लिए जहाँ वो सर्किट होता है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ये का एक तरह से। ओके, तो इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कंट्रोल यूनिट है, ये डबल साइडेड एरो मींस कि ये बोथ साइड कम्युनिकेशन होता है कंट्रोल यूनिट से इंटरनल बसेस के थ्रू। फिर रजिस्टर, तीसरा जो पार्ट है सीपीयू का, दैट इज द रजिस्टर। तो रजिस्टर जानते हो, जैसे मैंने बताया, इस सीपीयू के अंदर की इंटरनल मेमोरी है, जो कि सबसे फास्ट मेमोरी, और ये टेम्परेरी वेरिएबल की तरह वर्क करते हैं सीपीयू के। सीपीयू के जो भी ऑपरेशंस हैं, इंटरनल ऑपरेशंस, और एएलयू में डेटा जाएगा, सीपीयू से मेमोरी में जो इंटरेक्शन होगा, तो सीपीयू से जो मेमोरी का इंटरेक्शन है वो इन्हीं रजिस्टर्स के थ्रू ही होगा। रजिस्टर्स में जो वैल्यू होगी उस मेमोरी में जाएगी, मेमोरी से जो वैल्यू सीपीयू के अंदर आएगी वो रजिस्टर्स में आएगी। तो रजिस्टर्स एक तरह से टेम्परेरी वेरिएबल का काम करते हैं सीपीयू के लिए। फास्टेस्ट मेमोरी होती है, बहुत हाई स्पीड मेमोरी, और इनकी जो मेमोरी साइज होती है वो जनरली 2 बाइट 4 बाइट, या 1 बाइट 2 बाइट 4 बाइट 8 बाइट, ये बिट्स में लिखा है यहाँ 860, तो ये बाइट में 1 2 4 6 1 2 4 8, ठीक है। मीटिंग अपने आप एंड होने वाली है। रजिस्टर में क्या स्टोर होता है, क्या क्या स्टोर हो सकता है, वो हम देख सकते हैं कि जब प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को, तो डेटा, एड्रेस, वैल्यू, ये सब सीपीयू रजिस्टर में टेम्परेरी स्टोर होते हैं।